Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ पेनस को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2001 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऑप्शन में आपको बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, फिर पूछा गया इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बताया अर्थ का शेप स्फेरिकल है। इनमें से यहाँ पर कौन से व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी टॉलेमी या फिर ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। जिसको नहीं पता है वो सर्च करना, आपको डेफिनेटली इसका आंसर भी मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलने वाली है। बाय द वे इसका जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पेज नंबर 1 पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो पेज नंबर 1 को आज आप स्किप कर सकते हो, स्किप करना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल कोविड के बारे में है, बाकी सारे आर्टिकल्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। नाउ डायरेक्टली चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर। फिर उसके बाद अगले पेपर पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारा रहा है। काफ़ी स्पेक्टेकुलर ये सेलिब्रेशन रहा। आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा, कल काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह लाइव थी यूट्यूब पर जहाँ पर ये पूरी परेड वगैरह भी दिखाई गई है। तो इसी को लेकर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल में क्या बताया गया कि कल हमने अपना 73rd रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया। अब उसी के बेसिस पर क्या हुआ, परेड देखने को मिली, परेड के साथ साथ टैब्लोएक्स देखने को मिला। टैब्लोएक्स मतलब जो झांकियाँ होती हैं, अलग अलग राज्य ये झांकियाँ निकालते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ वो झांकियाँ निकालती हैं, तो यहाँ पर ये झांकियाँ देखने को मिली, इनका अलग से परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन अब की बार यहाँ पर एक और खास बात थी। खास बात यहाँ पर क्या देखने को मिली है, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। हालांकि हम लोगों ने बुलाया था, फिलहाल कोई चीफ गेस्ट नज़र नहीं आया। क्यों? कोविड-19 की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है, इसी की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार के सेलिब्रेशंस पर भी, और पिछली बार के सेलिब्रेशन पर भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद बताया गया देखो अब की बार जो लोग थे, दर्शक थे, वो भी काफ़ी कम थे यहाँ पर। फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया गया कि जो टैब्लोएक्स थी, जो झांकियाँ थी अब की बार, वो भी काफ़ी कम थी। आप देख पाओगे लगभग 21 यहाँ पर झांकियाँ देखने को मिली हैं। हालांकि जो पिछले साल था वहाँ पर आपको 32 झांकियाँ देखने को मिली थी। अब की बार काफ़ी कम हुई कि इलेक्शंस वगैरह भी हैं काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर, इसी वजह से ये कम हुआ है, जो कि यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं। उसके बाद अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी ये झांकियाँ निकालती हैं, जैसे कि हमारा डीआरडीओ हुआ या फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हो गई, वो झांकियाँ निकालती हैं, उनकी भी झांकियाँ पर देखने को मिली है, जो कि काफ़ी शानदार ये देखने को मिला है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हर साल की तरह हम लोगों ने नेवी का और एयरफोर्स का, इनका भी झांकी हम लोगों ने देखी है इस साल भी, वो बातें यहाँ पर बताई गई। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ बातें और नहीं बची हैं यहाँ पर, जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आप लोगों को एक्जैक्टली बता दी है। इनफैक्ट इन्होंने बताया कि किस प्रकार का हमारा सेलिब्रेशन रहा है कल, उसी को लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। उसके बाद नीचे ही आप लोगों को एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। जब ये हम लोग झांकी की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये भी आर्टिकल है। बात की गई जो रिपब्लिक डे की परेड हुई है वेडनेसडे पर, यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडिया पोस्ट क्या है आपको मालूम होगा, जो हमारे पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक देखने को मिलता है। तो हाँ, इन्हीं का डिपार्टमेंट ने भी एक झांकी एक तरीके से चलाई थी, और वो जो झांकी थी उन्होंने यहाँ पर एक थीम लिया था विमेन एम्पावरमेंट का। ये भी काफ़ी अच्छी झांकी थी, लेकिन
कल आपको पता होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट जो झांकी थी वो पंजाब की देखने को मिली है, जहाँ पर भगत सिंह जी थे, उधम सिंह और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे उस झांकी के अंदर। तो बेस्ट झांकी यहाँ पर पंजाब की बताई जा रही थी। कल बहुत सारे आर्टिकल जो पब्लिश हुए थे उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट झांकी थी, वो ये वाली थी कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, इन्होंने यहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट का थीम चूज़ किया था। और इन्होंने यहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट का थीम इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर ये जो बैंक्स है बेसिकली इनके अंदर 50% आपको वेमेन एक तरीके से एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगी। इसी वजह से यहाँ पर ये वेमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक चूज़ करते हुए नजर आए थे। क्लियर हुआ? तो बस ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग है नहीं, बस खाली एक आप कह सकते हो ओवरव्यू ले सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। एक आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या चर्चा की गई है। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक ओपन डिबेट में इंडिया ने यहाँ पर फटकार लगा दी है पाकिस्तान की, जो कि लगानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर रहा है, पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। देखो हमेशा की तरह वही वाली बात है, पाकिस्तान यही यहाँ पर इशू बार बार उठाता है और यही इशू अब की बार भी यूएनएससी के ओपन डिबेट के अंदर उठाया गया था, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका रिस्पॉन्स में जो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के परमानेंट मिशन टू द यूएन है, जिनका नाम है आर मधुसूदन, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि देखो जो पाकिस्तान है ये हमेशा ही टेररिस्ट को सपोर्ट करता हुआ आया है, टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ आया है, ठीक है, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। तो ये भी यहाँ पर हमारे थ्रू भी बोल दिया गया है। तो हम लोगों ने भी काफ़ी हद तक स्लैम किया है पाकिस्तान को, ये इस आर्टिकल में बताया गया। तो आर्टिकल का कोई इतना खास इंपॉर्टेंस आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। देखो ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आते रहते हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान मत दो। यहाँ पर उधर से स्टेटमेंट है, इधर से स्टेटमेंट है, मतलब आप कह सकते हो कि एग्जाम से आप लोग इसको रिलेट कहीं ना कहीं नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस खाली क्या है कि एक ध्यान रख सकते हो, होता क्या है फिर अगले दिन एडिटोरियल पब्लिश होते हैं, उस एडिटोरियल पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर फिर क्या है, अभी हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर आगे मतलब जो एडिटोरियल होगा उसको भी आराम से हम लोग कवर कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल मैं आप लोग को बता देता हूँ। फिर आते हैं अगले पेपर पर। नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज सेंट्रल एशिया समिट होल्ड करने वाले हैं। सेंट्रल एशिया समिट होगा जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन करेंगे। ये समिट कैसा होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा, मतलब आप कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की जाएगी। तो थर्सडे है आज ये समिट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। और ये सेंट्रल एशिया क्या है? सेंट्रल एशिया मतलब एक रीजन है जहाँ पर आपको 5 देश देखने को मिलते हैं। वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये पांचों देश का मिलाकर एक रीजन बना हुआ है जिसको हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। तो भारत इन कंट्रीज़ के साथ आज डिस्कशन करने जा रहा है। अब बोला गया डिस्कशन का मेन टॉपिक क्या रहने वाला है? डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा व्यापार, कनेक्टिविटी की, किस प्रकार से हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से जो डेवलपमेंट है, विकास है या फिर पार्टनरशिप है, उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसे और इन्हेंस किया जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। तो अभी ये डिस्कशन होगा, आज होगा, शाम को होगा। फिलहाल ज़्यादा हम लोग प्रोडिक्शन करेंगे नहीं, जो आर्टिकल के अंदर है वही यहाँ पर बताया गया है, और ये भी एक बेसिकली प्रोडिक्शन ही है कि यहाँ क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। अब ये सारी बातें हो जाएंगी, कल फिर ये आर्टिकल पब्लिश होगा तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली आखिरकार क्या क्या बातचीत हुई है। तो ऐसे आर्टिकल पे भी ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बोला गया कि देखो दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलेगी आज के टाइम पर कहीं ना कहीं चाइना का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर। उसी की वजह से यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी हद तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ रहा है। और इन्फ्लुएंस क्या, यहाँ पर एक हमें भी एक कनेक्टिविटी बनाने की काफ़ी हद तक आवश्यकता पड़ जाती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया अगर हम बात करें भारत और ये पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच के व्यापार की, तो व्यापार बहुत ज़्यादा कम है। इन दोनों पोर्शन के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर व्यापार थोड़ा बहुत जो भी है वो कजाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि कजाकिस्तान से हम लोग काफ़ी कुछ परचेज करते हैं, एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, इसी वजह से थोड़ा बहुत व्यापार देखने को मिलेगा। और भारत ने काफ़ी सारा पैसा भी अनाउंस किया है, क्रेडिट के तौर पर पैसा दिया है अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। ये सारा पैसा हम लोग ने 2020 में दिया था ताकि हम लोग यहाँ पर व्यापार को और प्लस रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर सके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो हम लोगों ने पहले भी काफ़ी कुछ अनाउंस कर रखा है, काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करवा रखी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो इसके सेंट्रल एशियन कंट्री के आसपास के देश हैं वहाँ पर क्या क्या बवाल चल रहा है। जैसे कि रशिया का एग्जाम्पल लिया गया।
रशिया और रशिया और यूक्रेन का आपको ये इशू देखने को मिलेगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख पाओगे रशिया यूक्रेन का बॉर्डर इशू के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाले के बारे में चर्चा की गई। अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान निकला, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अफगानिस्तान से यूएस जैसे निकला, तालिबान ने पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल पा लिया है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर टॉपिक क्या है, टॉपिक बस इतना ही है कि आखिरकार आज समिट होगा और समिट में क्या क्या डिस्कशन होगा वो हम लोग आज देख पाएंगे। और प्लस उसके बाद ये आर्टिकल कल फिर से न्यूज़पेपर में आएगा, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा हाँ आखिरकार ये बातचीत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, चर्चा की गई है डीकमीशन्ड आईएनएस खुखरी टू बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। ये जो आपको आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, इसका नाम खुखरी रखा गया है, ठीक है। आईएनएस खुखरी आप लोगों को लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो एक बहुत बड़ा सा जहाज नजर आएगा, ये बेसिकली कॉर्वेट है। कॉर्वेट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। देखो अब क्या हुआ ना, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा, मतलब इसने यहाँ पर सर्विस दे दी, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, पूरी तरह से सर्विस दी है हमारी नेवी के लिए। अब यहाँ पर इसको रिटायर किया जा रहा है, इसको डिकमीशन किया जा रहा है। अब इसको डिकमीशन कर कर आप कह सकते हो इस जहाज़ को म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं आपको पहले आईएनएस खुखरी के बारे में दो चार बातें बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो ये आईएनएस खुखरी, इसने 32 साल तक अपनी सर्विस दी है। 32 साल बाद इसको डिकमीशन किया गया। और यहाँ पे बोला जाता है जो ये आईएनएस खुखरी है, ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब हमने खुद यहाँ पर इंडिजिनियसली इसको बनाया है और एक मिसाइल कॉर्वेट है, एक ऐसा जहाज जहाँ पर आपको बहुत सारी मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके पास कैपेबिलिटी है कि बहुत सारी मिसाइल्स को ये यहाँ पर छोड़ सके। क्वेश्चन ये है कि कॉर्वेट क्या होता है, आपको मालूम होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, फ्रीगेट, ठीक है, कॉर्वेट, उसके बाद डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर ये सारे शिप हैं, वॉरशिप ही आप कह सकते हो। इन सभी के अंदर आपको वेपन्स देखने को मिलता है। कॉर्वेट साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रॉयर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बस खाली साइज का फ़र्क है, अदरवाइज आप कह सकते हो वॉरशिप्स ही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह लगाए जाते हैं। अब जैसे हम लोग आईएनएस खुखरी के बारे में बात कर रहे हैं, आईएनएस खुखरी को बनाया गया था इंडिया के अंदर, खुद बनाया था, मैंने आपको बताया। प्लस किसने बनाया था, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने यहाँ पर बनाया था और इसको कमीशन किया गया था 1989 में। फिर उसके बाद बताया गया जो शिप है बेसिकली इसको अफिलिएट किया गया था गोरखा ब्रिगेड से, ठीक है, गोरखा ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी से यहाँ पर ये शिप अफिलिएटेड देखने को मिलेगा। और बताया जाता है 32 साल के अंदर इस शिप ने बहुत ज़्यादा ग्लोरियस सर्विस दी है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर ये शिप चला है कि आप लोग अगर इसका जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को अगर आप लोग टोटल करोगे तो पता है कितना हुआ, कि आप लोग पूरे दुनिया के 30 चक्कर मार सकते हो। इतना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल किया इसने, ठीक है। अपनी लाइफ में इस जहाज़ ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया कि आप लोग दुनिया भर के 30 चक्कर मार सकते हो, ये बताया गया। प्लस 3 चक्कर हम लोग मार सकते हैं अर्थ से लेकर मून पर, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से अर्थ से मून, मून से अर्थ, मतलब धरती से चांद पर, चांद से धरती पर। तो ये भी 3 चक्कर मारे जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर बातें मेंशन करी गई हैं। तो अपनी लाइफ में इसने इतना ज़्यादा अभी ट्रैवल किया है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी फिलहाल 23 दिसंबर 2021 मतलब पिछले महीने की बात है, इसको डिकमीशन कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। अब ये जो नेवी वेसल है इसको हैंड ओवर कर दिया गया है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से सारी बातें क्लियर कर चुके हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नाउ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो फटाफट आप लाइक कर दो। एक लाइक का बटन आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, है ना, लाइक करके आप लोग सपोर्ट कर दो। और आज भी टारगेट वही है 5K लाइक्स का, तो 5K लाइक्स पहुंचा दो। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, देखो मैं बोल देता हूं तो उसके बाद लाइक पहुंचा देते हो, जब नहीं बोलता हूं तो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो अब याद आ गया होगा तो फटाफट कर देना लाइक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, ड्रिंक ड्राइव इन कैन नॉट बी ट्रीटेड लेनेंटली। मतलब कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो ड्रिंक करने के बाद जो भी ड्राइविंग करते हैं उसको यहाँ पर आप जो भी ऐसा केस निकल कर आता है तो उसको सॉफ्टली नहीं देखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कठोर तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा, जो भी एक तरीके से पी के अगर गाड़ी चला रहा है कोई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करके ये गाड़ी चला रहा है तो बेसिकली ये ऑफेंस है, ठीक है। आप अल्कोहल एक कंज्यूम करने के बाद ये ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा। एक केस देखने को मिला था जहाँ पर आप कह सकते हो ऐसे केस बहुत सारे होते हैं जहाँ पर एक तरीके से ड्राइवर है जिसने ड्रंक कर रखा है और उसके बाद वो गाड़ी ठुक गई है, जिसमें बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। तो ऐसे केस काफ़ी सारे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बातें मेंशन करी हैं कि यहाँ पर ये जो केस आता है तो उसको आप लोग बिल्कुल भी सॉफ्टली नहीं देखोगे, बहुत कठोरता से देखा जाएगा और इन चीज़ों को रोकने के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा।
उसके बाद बगल में आर्टिकल कोविड-19 को लेकर है, तो अगेन यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं डायरेक्टली एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज बातचीत करने वाले हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, लेकिन हमारे बातचीत करने से 2 दिन पहले ही चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बातचीत कर चुका है। ठीक है, 2 दिन पहले यहाँ पर चाइना ऑलरेडी बातचीत कर चुका है और चाइना ने लगभग $500 मिलियन ऑफर करे हैं सेंट्रल एशियन नेशंस को। सेंट्रल एशियन नेशन वही मैंने आपको बताया जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान जो आपको ये देखने को मिलेंगे, वो हमारे 5 सेंट्रल एशियन नेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आज बातचीत करेंगे, इससे 2 दिन पहले ही चाइना ने मीटिंग करी और चाइना ने ऑफर कर दिया $500 मिलियन, और चाइना अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बेहतर करता हुआ नजर आएगा इन 5 नेशंस के साथ। इन नेशंस के नाम ज़रूर रट लेना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो चाइना ने बोला कि हम लोग अपना 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कि चाइना का कहना था कि हम लोग इन 5 नेशंस के साथ अपनी 30 साल की एनिवर्सरी पूरी कर चुके हैं, अपने रिलेशंस मेंटेन कर चुके हैं। तो चाइना ने यहाँ पर ये वर्चुअली समिट किया, प्लस अपनी एक तरीके से रिलेशंस को और ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब प्रेज़ किया। ठीक है, इनकी तारीफ़ करी। उसके बाद यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया कि हमारे रिलेशंस को 3 साल हो चुके हैं, आगे रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने और भी काम किया। उसके बाद बोला गया कि आज के टाइम पर अगर हम व्यापार के मामले में बात करें तो चाइना और इन 5 नेशन के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट 2018 के अंदर लगभग $40 बिलियन का ये व्यापार क्रॉस हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हो भारत से लगभग 20 गुना ज़्यादा ये व्यापार कर रहा है चाइना इन कंट्रीज़ के साथ। तो आप लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे। तो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है, देखो चाइना की यहाँ पर ये हरकत ही यही है। ठीक है, अभी क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ आप लोग देख पा रहे होंगे इसी प्रकार की चीज़ें हैं। अभी फिलहाल इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ, उससे पहले यहाँ पर चाइना ये बातचीत कर चुका है। और आप कह सकते हो कि अब क्या सोल्यूशन निकल कर आता है वो आगे वाली बात है। अब हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या एक तरीके से काउंटर किया है चाइना को, वो सब आज हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि आज हमारी मीटिंग होने वाली है इन्हीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया कि इनका जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना ऑलरेडी काफ़ी सारा फंड, काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी लगा चुका है। प्लस उसके बाद यहाँ पे बोला गया चाइना यूरोप एक्सप्रेसवे की आप देख पाओगे एक ये फंड देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगाया गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर जो ग्रोथ है दोनों कंट्रीज़ की, दोनों नेशंस की आप देख पाओगे, एक तरफ चाइना हुआ, दूसरी तरफ यहाँ पर सेंट्रल एशिया हुआ, दोनों तरफ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग रैपिड ग्रोथ देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको हमने लॉन्च किया था, चाइना ने लॉन्च किया था 2013 के अंदर। ठीक है, एक आप कह सकते हो एक ऑफिशियल विजिट था कजाकिस्तान के अंदर, जहां पर 2013 में इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से आज के टाइम पर चाइना की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और भी बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, इनकी लोकेशन देख लेना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा महान भारत हुआ, ऊपर आपको ये कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर आपको कजाकिस्तान नज़र आएगा। तो ये 5 नेशंस हैं जिनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे थे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो BRI एग्जैक्टली आप देख पाओगे, ये आपको देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपको BRI नजर आएगा। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर चाइना ने आप कह सकते हो दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की है। इसके ऊपर डायरेक्टली काम चल रहा है। 2013 में इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। हाँ, एक पिक्चर और भी तो है। हाँ, ये पिक्चर यहाँ पर किस चीज़ का है, देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो 5 सेंट्रल एशियन नेशन हैं, जो आपको ये 5 नेशंस देखने को मिलेंगे, वो 5 नेशन पहले USSR के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, USSR का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन 1991 में USSR टूटा। USSR टूटने के बाद आप कह सकते हो ये कंट्रीज़ अलग हो गई, अलग अलग कंट्रीज़ निकल कर आ गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे 11वें नंबर पर आपको ये कजाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर पर आपको उज़्बेकिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये फिर 13, 14, 15 ये आपको ये 5 नेशंस नज़र आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें यहाँ पर मेंशन करी गई है। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बता दिया, सारी बातें जो भी हैं आप लोगों को यहाँ पर पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक अगला आर्टिकल ये है, और इसके रिगार्डिंग मतलब कल भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि एक बार हम लोग को रशिया और यूक्रेन वाला जो डिस्प्यूट है इसको थोड़ा सा बता दो। देखो यार, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार, है ना। कल शायद मैंने बताया नहीं होगा या फिर एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया होगा। तो बता रहे थे यहाँ पर बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझा दो, थोड़ा सा हम लोग को बता दो इसके रिगार्डिंग। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख पाओगे, पहले आप डिस्प्यूट समझो, उसके बाद ये आर्टिकल आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो बहुत सारे लोग ना हमारे साथ बिगिनर जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कि स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अगर थोड़ा सा बीच से बता दिया जाए तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कि सही बात भी है, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्प्यूट के बारे में बता देता हूँ। देखो, यूक्रेन और रशिया दोनों आपको एक कंट्री देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में एक डिस्प्यूट है, एक विवाद है, और विवाद ये बहुत पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटो का भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। नेटो का क्या रोल है, नेटो क्या है, मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर आप देख पाओगे अभी फिलहाल विवाद क्या है। अभी 2014 में क्या हुआ था, रशिया ने ये यूक्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्रीमिया वाला हिस्सा, इसको हथियार रखा है। उसके बाद ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं। तो अगेन दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद काफ़ी रहता है, और यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं, पॉसिबिलिटी है कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर आप लोग यूक्रेन रशिया का बॉर्डर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस बॉर्डर के आसपास लगभग आज के टाइम पर रशिया ने लगभग 1 लाख अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है, 1 लाख सोल्जर्स को फैला दिया है। और यूएस का कहना यह है कि आने वाले टाइम पर, आने वाले कुछ समय में रशिया यूक्रेन को कब्जा लेगा। तो इसी वजह से जो यूएस कंट्रीज़ हो गई या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसा कि हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 नेशंस आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हो गई, तो इन कंट्रीज़ का जो सपोर्ट है वो यूक्रेन की साइड पर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये कंट्रीज़ आप देख पाओगे, यूएसए पूरी तरह से एक नेटो का पूरा आपका लीडर कह सकते हो। नेटो एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर आपको 30 नेशंस देखने को मिलेंगे। जो ये ग्रुप है कंट्रीज़ का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है। इनफैक्ट यहाँ पर ये कंट्रीज़ क्लेम ये करती हैं, इनफैक्ट यहाँ पर जो नेटो का आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक होता है, दैट मीन्स सभी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है और सभी कंट्री मिलकर साथ में आ जाती हैं। तो नेटो के अंदर 30 नेशंस कैसे हुए, आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे नेशंस वो हैं जो कि यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। मैंने आपको बताया यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर 1991 से पहले एक और बहुत बड़ा यहाँ पर देश हुआ करता था जो कि टूट गया था, जहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग नेशंस निकल गए थे। यूक्रेन भी यहाँ पर पहले उसी का पार्ट हुआ करता था, यूक्रेन भी बाद में टूट कर निकला है, ठीक है। तो आज के टाइम पर नेटो क्या है, नेटो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो एक ग्रुप है जो कि यूएस इसको लीड कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि नेटो आज के टाइम पर अपने ग्रुप को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को उसके अंदर इंक्लूड कर रहा है उस ग्रुप के अंदर। तो अब यूएस का यहाँ पर कहना यह, सॉरी, यूएस की तरफ से आपको एक स्टेप देखने को मिलेगा, प्लस यूक्रेन भी चाहता यह है कि नेटो का पार्ट बना दे हमें भी, ठीक है। तो एक बेसिकली बात की जा रही है, नेटो अभी तक तो एक्सपेंड हो रहा है लगातार, और नेटो के अंदर यूक्रेन को ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है। और या रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो ये यूक्रेन है ये नेटो का पार्ट बने, ठीक है, क्योंकि रशिया के लिए अपने आप में एक कंसर्न वाली बात पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिका की रीच यहाँ तक हो जाने वाली है फिर तो, ठीक है, जैसे यहाँ पर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर रशिया बिल्कुल नहीं चाहता, और रशिया चाहता है कि मैं यहाँ पर इस पूरे एरिया को कब्जाऊँ तो मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से डिस्प्यूट रेगुलरली जारी हैं। अब क्या हो रहा है, देखो ये सारी दिक्कतें जब क्रिएट हो रही हैं, जब यहाँ पर लग रहा है कि हाँ रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को कब्जा लेगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन नेशंस हो गए, ये लोग यहाँ पर एक तरीके से रशिया को थ्रेट दे रहे हैं, रशिया को धमका भी रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किया तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, जिससे कि रशिया को आगे काफ़ी परेशानी होने वाली है। क्लियर हुआ? तो ये डिस्प्यूट था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी एग्जैक्टली क्या है। आप कह सकते हो कि अभी रशिया को काफ़ी थ्रेट भी मिल रहा है कि रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे अगर रशिया ने यहाँ पर ये टेंशन यूक्रेन के साथ ख़त्म नहीं की तो, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और नीचे वाला जो आर्टिकल है बिल्कुल दोनों सेम ही आर्टिकल है, ठीक है। नेटो के बारे में चर्चा की गई है, और रशिया बेसिकली यही बोलता है कि नेटो को आगे एक्सपेंड ना किया जाए, नेटो का एक्सपेंशन रोका जाए। तो रशिया की साइड से ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। नेटो क्या होता है, ठीक है, यूक्रेन चाहता है इसका मेंबर बनना, रशिया इसको मेंबर बनना नहीं देना चाहता है, वो बातें मेंशन करी गई हैं। आई होप आप लोगों को दोनों बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ में आ चुके हैं, और पूरा इशू आज भी समझ में आ चुका है अच्छे से। काफ़ी दिनों बाद मैंने पूरा इशू कवर किया है थोड़ा सा डिटेल में।
अदरवाइज़ यहाँ पर इसके अंदर और ही बहुत सारी बातें जानने के लिए, अगर और ही बहुत सारी बातें जाननी है, अगर आपको आंसर लिखना है इसके रिगार्डिंग, तो सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। टेलीग्राम पर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना, उसमें सर्च करना इंडिया कह रहा हूँ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपको पास बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे। या फिर आप लोग इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मैंने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर कवर कर रखे हैं, उनके सारे नोट्स सेंड कर रखे हैं, तो उनको आप लोग अवेल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ऑयल क्राइसिस को लेकर चर्चा करी जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, ऑयल के जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बढ़ने का पीछे का रीज़न है रशिया का टेंशन। अब रशिया का टेंशन क्या है, चलो ये आर्टिकल भी लिंक हो गया अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। रशिया का टेंशन ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया इन्वेजन ना कर दे यूक्रेन के ऊपर एक तरीके से कब्जा ना कर ले, और इसी की वजह से बाइडन ने काफ़ी सैंक्शंस का एक धमकी भी दी है पुतिन को। तो मैंने आप लोग को ये भी बता दिया, पुतिन कौन है, व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की चक्कर की वजह से आज के टाइम पर ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट तो अलग रहा, उसका एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो कि बहुत पॉपुलर रहा है, और कल भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, येमन के बारे में, है ना। तो अभी हमने देखा हाल ही में सऊदी अरेबिया, यूएई और येमन के बीच में डिस्प्यूट जारी है, यहाँ पर भी काफ़ी बॉम्बार्डिंग, मिसाइल बाजी वगैरह हुई है, तो जिसकी वजह से भी ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो रेगुलरली बढ़े हैं। ठीक है, जो ऑयल है वो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसके जो प्राइस है वो $89 पर बैरल यहाँ पर हो चुका है। वेडनेसडे में ये प्राइस देखने को मिला, और पिछले 7 सालों में इतना हाई प्राइस नहीं पहुँचा है जितना ये अब की बार देखने को मिला। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आज के टाइम पर वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से हुआ है। जो यहाँ पर रशिया यूक्रेन का टेंशन देखने को मिल रहा है, प्लस येमेन के अंदर वाला इशू मैंने आपको बता दिया, येमेन के अंदर जो हूदी हैं जो कि अटैक कर रहे हैं यूएई के ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये इशू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर क्या हुआ है, ऑयल के प्राइसेस इतने इंक्रीज हुए हैं। आज से 7 साल पहले तक भी यहाँ पर इतना ज़्यादा ये बैरल के ऊपर प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुआ था जितना आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो हाँ, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर बैरल के बारे में चर्चा की गई है कि भाई $89 पर बैरल ये देखने को मिलेगा। तो एक बैरल के अंदर आखिरकार कितने लीटर होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एक बैरल में कितने लीटर पेट्रोल होता है या कितने लीटर तेल होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है कि भाई प्राइसेस बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आपने देखा बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके गिरावट देखने के पीछे का रीज़न देखो वो भी मेंशन किया गया है। स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने के पीछे का रीज़न है ऑयल के प्राइसेस बढ़ना, इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली। ये चीज़ें हुई, महंगाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ऊंचे स्तर पर देखने को मिलेगी। अब देखो दिक्कत क्या है, इस आर्टिकल को जब आप लोग इंडिया से रिलेट करोगे ना तो पता चलेगा, तो कहोगे यहाँ पर हमें क्या पड़ रहा है फ़र्क, या अपना आपस में लड़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज होते हैं तो उससे इंडिया के ऊपर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग की मेंस का क्वेश्चन ही बन सकता है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया का बिल भी तो बढ़ेगा। क्यों? दाम बढ़ गए, वही पेट्रोल पहले हम लोग सस्ते दाम में खरीद रहे थे, अब उसी के दाम बढ़ गए, अब हम लोगों के पास से पैसा ज़्यादा जाएगा, हमारा बिल जो है वो ज़्यादा कटेगा, इंपोर्ट बिल हमारा इंक्रीज होगा, है ना। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर आएगा। हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे होंगे, तो हमारा ये डेफिसिट के अंदर मामला चला जाएगा। उसके बाद दूसरा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब प्राइसेस बढ़े हैं तो यहाँ पर इसके प्राइसेस भी इंक्रीज करे जाएंगे इंडिया के अंदर। जब इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस बढ़ेंगे पेट्रोल के या फिर क्रूड ऑयल के, तो इंडिया में भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा इंडिया के अंदर, तो महंगाई का स्तर आप देख पाओगे और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा इंपैक्ट भारत के अंदर पड़ेगा। तीसरा इंपैक्ट फिजिकल हेल्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। होगा क्या, देखो जब ऑयल के प्राइसेस रेगुलरली बढ़ गए और सरकार को महंगा करना पड़ेगा तेल, सरकार को बहुत ज़्यादा महंगा करना पड़ेगा। अब जब बहुत ज़्यादा ही मतलब अति लेवल पर महंगा हो जाएगा तो फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसकी वजह से सरकार को ज़बरदस्ती टैक्स को काटना पड़ेगा, टैक्स को कम करना पड़ेगा। टैक्स कम करके आपको पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता देना पड़ेगा, है ना। अगर टैक्स को कम कर देती सरकार तो इससे क्या होगा, सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा। अब सरकार के पास पैसा नहीं आया तो बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे चलाई जाएंगी। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट्स को, राज्य सरकार को हम लोग आज के टाइम पर कंपनसेशन देते हैं, हमारी केंद्र सरकार जो जीएसटी कंपनसेशन देती है राज्य सरकार को, वो कैसे जाएगी। तो ये सारे क्राइसिस अपने आप में आप कह सकते हो क्रिएट हो सकते हैं इंडिया के अंदर अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर इन ऑयल के प्राइसेस ऐसे बढ़ते हैं तो। फिर उसके बाद एट द लास्ट
ये सारी सिचुएशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक रिकवरी भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। वैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रिकवरी स्लो डाउन हो चुकी है, अभी और ज़्यादा हो जाएगी अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो, ऐसे ही ऑयल के दाम इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज़ होते रहे तो। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें बता दी हैं कि क्या इम्पैक्ट इनफैक्ट भारत के ऊपर पड़ सकता है। उसका अगला आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है चाइना वियतनाम की विनिल टाइल्स के ऊपर। जो टाइल्स होती है ना, बेसिकली आपको पता होगा टाइल्स को हम लोग लगाते हैं फ्लोर वगैरह के ऊपर, तो इन टाइल्स के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बारे में चर्चा करने की बोला गया है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज़ है ये इंडिया के अंदर डंप कर रही हैं। डंप का मतलब क्या होता है? सस्ते दाम में बेच रही हैं, और इसकी वजह से भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हिला पड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सस्ता प्रोडक्ट हमें पसंद आएगा, लेकिन है क्या कि उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हिला पड़ा है, तो अभी इसी के चक्कर में बोला गया एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है अगेंस्ट द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। ठीक है, तो चाइना, ताइवान, वियतनाम आप कह सकते हो कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं, ये आप कह सकते हो टाइल्स, ये वाली जो टाइल्स आप देख पा रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी टाइल? विनिल टाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये जो टाइल्स आज के टाइम पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं किससे? चाइना, वियतनाम, ताइवान से। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है वो है डीजीटीआर। जो कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा वो है डीजीटीआर, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। ये बेसिकली यहाँ पर आज के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो विनिल टाइल्स हैं इनका भारत के अंदर डंपिंग हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली मतलब। आपको पता होगा ये आर्टिकल रिसेंटली भी चर्चा में था, डंपिंग को लेकर कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, व्यापार को लेकर इंडिया चाइना के बीच में। होता क्या है, मान लो यहाँ पर ये चाइना हुआ, चाइना ने यहाँ पर इन टाइल्स का प्रोडक्शन कर रखा, इन टाइल्स को यहाँ पर बनाया। अब अपने कंट्री में यहाँ पर जो भी ये टाइल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो चाइना ने बोला कि आप इनको सस्ते दाम में बेचो। सस्ते दाम में बेचना, तो ये टाइल वाला कहेगा कि यार मुझे नुकसान होगा, मैं कैसे सस्ते दाम में बेचूँ? तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चाइना कहेगा कोई बात नहीं, नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। ठीक है, चाइना की सरकार यहाँ पर उसका पैसा देगी, लेकिन अभी आपको सस्ते दाम में बाहर बेचना है। तो ये क्या करेंगे? सस्ते दाम में, बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में बेचेंगे। इनफैक्ट अपने कंट्री में इसके दाम ज़्यादा है, लेकिन ज़बरदस्ती दाम कम करके यहाँ पर ये बेच रहे हैं। ठीक है, कम करके यहाँ पर इंडिया के अंदर ये बेच रहे हैं। तो क्या होगा, अब कम करके इन्होंने इंडिया के अंदर बेचा तो इंडिया के अंदर भी इसके दाम कम रहेंगे। हालांकि जो हमारे कंट्री में खुद यहाँ पे टाइल्स बन रही है उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट हर्ट हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर कहते हैं कि इसको डंपिंग करना, मतलब चाइना हमारी कंट्री में इन टाइल्स को डंप कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ते दाम में बेच रहा है, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट हुआ। तो इसी डंपिंग को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो डीजीटीआर ने ओपन कर दिया इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली क्या होगा। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी होगा, चलो इन्वेस्टिगेशन कर ली हम लोगों ने, सब कुछ कर लिया, और मान लो यहाँ पर चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब चाइना से देखो डंपिंग अगर हो रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे कि अगर सामान आएगा तो उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लिया जाएगा, बहुत सारा पैसा लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा हमारी कंट्री में। तो क्या होगा कि चाइना नाराज़ हो जाएगा फिर तो, या दूसरे नेशंस नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़ कुछ नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि WTO के अंदर ये बातें मेंशन्ड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर एंटी डंपिंग के बारे में बताया गया है कि अगर कोई डंपिंग करता है तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, ऐसा WTO के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग काम करने वाले, तो इससे यहाँ पर कोई नाराज़ होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इस आर्टिकल को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद द हिंदू के अंदर आपको पता होगा जो ऑनलाइन एडिशन आ रहा है, इसमें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेपर आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, वो ये थी कि आपको पता होगा 2 दिन से मैं यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज़पेपर ही सेंड कर देता हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, मतलब वीडियो अपलोड हो जाता है, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर सेंड कर रहा हूँ। पहले मैं PPTs बना रहा था, लेकिन अभी मैं PPTs नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, उसकी वजह से यहाँ पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, थोड़ा सा मतलब स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। वीडियो तो रिकॉर्ड हो जा रही है जैसे तैसे, अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन चुकी है वीडियो की, तो यहाँ पर अब अपने आप से एक मोटिवेशन आता है यार वीडियो बनाने का, कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अब क्या है ना, मतलब मैं PPTs क्रिएट नहीं कर पा रहा था और काफ़ी टाइम भी लग रहा था, मुझे काफ़ी फोकस भी करना पड़ रहा था, तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर सेंड कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सेंड करता हूँ यार, वैसे ही काफ़ी डर है, आपको पता है क्या क्या बवाल हुआ है। पहले मैं सेंड करता था, लगभग 1 साल तक हम लोगों ने इस PDF को सेंड किया, 1 साल तक रेगुलरली PDF आता था, लेकिन बीच में यहाँ पे PDF मैंने देना बंद कर दिया था।
क्योंकि एक वार्निंग वगैरह थी कि हम लोग पीडीएफ सेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 2-3 दिन से ये पीडीएफ सेंड किया है। ठीक है, तो सेंड कर दूंगा मैं, आप लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, इस पीडीएफ को मैं जल्दी ही डिलीट कर दूंगा, जल्दी या डिलीट कर दिया कर दूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन तक तो मैं ऐसे सेंड करूंगा, क्योंकि जब तक मेरी आइज़ थोड़ी सही नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आइज़ सही होती हैं थोड़ा मैं फोकस कर पाऊंगा, उसके बाद मैं पीपीटी से डेफिनेटली क्रिएट करूंगा, क्योंकि कोई यहाँ पर कंसर्न लेना बेकार की बात रहेगी, है ना। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ऑनलाइन एडिशन के अंदर देखने को मिलेगा, और एक इंपॉर्टेंट पेपर बन चुका है ये, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेपर आता है एडिटोरियल के साथ, वैसे यहाँ पर आपको द हिंदू के अंदर भी ये पोर्शन देखने को मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर चकमा एंड होजोंग के बारे में बात की है, हजोंग के बारे में तो डिस्कस करेंगे। चकमाज हजोंग कम्युनिटी क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फेस करने को मिल रही हैं। ठीक है, ये आर्टिकल आपको पता है कल भी छोटा सा एडिटोरियल आया था। नाउ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आपको यही आर्टिकल इधर देखने को मिलेगा, और जो दूसरा वाला पेपर है वहीं पर सेम आर्टिकल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी उन्हीं कम्युनिटीज़ के बारे में चर्चा की गई है, चकमा और हजोंग के बारे में। तो आखिरकार क्या है ये मुद्दा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको यहाँ पर चकमा कम्युनिटी या हजोंग कम्युनिटी के बारे में समझना है, आखिरकार ये कम्युनिटी क्या है। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। होता क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ एथनिक पीपल हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, चित्तागोंग हिल्स ट्रैक्ट्स पर आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ एथनिक पीपल। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादातर लोकेटेड है, ये आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या आखिरकार दिक्कत देखने को मिली थी। जो चकमा कम्युनिटी, मैंने आपको बताया 2 कम्युनिटी आपको देखने को मिली, एक चकमा है एक हजोंग है। चकमा की बात करें तो यहाँ पर ये प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट ही हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और हजोंग जो है यहाँ पर ये हिंदूज़ हैं। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स के अंदर। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब होता क्या है, यहाँ पर बोला गया, देखो इंडिया के अंदर पहले नहीं हुआ करते थे, इंडिया के अंदर ये लोग आए हैं। कब आए हैं, देखो पहले आपको पता होगा 1971 की वॉर से पहले जो ये बांग्लादेश है वो पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर ये हजोंग और चकमा कम्युनिटी इंडिया के अंदर आई थी, जैसे से यहाँ पर विवाद काफ़ी बढ़ चुका था। तो इंडिया के अंदर आए और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेटल हो गए। इसके पीछे के कारण नहीं पूछोगे, कारण क्या था, देखो कारण क्या है। पहला कारण ये था कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही थी। जो चकमा कम्युनिटी थी, ये अपनी ज़मीन खो चुके थे। इनकी ज़मीन के ऊपर कप्ताई डैम और कर्नाफुली रिवर, कर्नाफुली रिवर के ऊपर कप्ताई डैम बनाया जा रहा था। तो मतलब डैम वगैरह के ऊपर काम कर चल रहा था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो जिसकी वजह से इनको अपनी ज़मीन खोनी पड़ी, ज़मीन छोड़नी पड़ी। तो ये लोग ज़मीन छोड़े और इंडिया के अंदर आ गए, और इंडिया के अंदर खासकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेटल हो गए। कौन सी कम्युनिटी, चकमा कम्युनिटी। चकमा कम्युनिटी क्यों आई, आपको क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं हजोंग कम्युनिटी यहाँ पर क्यों आए भारत के अंदर। तो हजोंग ने बोला जाता है कि बहुत सारे रिलीजियस प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हुआ क्या, हजोंग हिंदूज़ थे, मैंने आपको बताया हिंदूज़ आपको ये देखने को मिलेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल के अंदर आप देख पाओगे ज़्यादातर लोग आपको ये बांग्लादेश के अंदर खासकर ज़्यादातर आप लोग मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और होता क्या यहाँ पर तो इनके रिगार्डिंग काफ़ी हद तक भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी, जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पर छोड़ छाड़ कर इंडिया आए और इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेटल हो गए। ठीक है, अब ये सेटल होने चालू हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। फिर होता क्या है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट हमारी केंद्र सरकार को बोलती है कि भाई इनको सिटीजनशिप दे दो, चकमा और हजोंग कम्युनिटी को सिटीजनशिप दे दो, जो कि माइग्रेट हुए हैं, मतलब कि बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश से ये लोग आए थे 1964 से लेकर 69 के बीच में, ध्यान रखना। मतलब बहुत समय हो चुका है इनको आए हुए, मतलब आप कह सकते हो 6 डिकेड हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं आए हुए इनको। तो यहाँ पर आप ये देख पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिटीजनशिप दे दियो, सिटीजनशिप दे दोगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, सिटीजनशिप देने पर भी एक आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों, जो ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश पे ऊपर लागू ही नहीं हो पा रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश इस एक्ट के अंदर आ ही नहीं रहा है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आप कह सकते हो इनको सिटीजनशिप को लेकर चर्चा बहुत पहले हुई थी 2015 में, अभी तक कोई सिटीजनशिप मिली नहीं है। ठीक है, इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई, और ये कम्युनिटीज़ मांग करती कि हम लोग को सिटीजनशिप मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी को लेकर ये विवाद है कि भाई इनको सिटीजनशिप देकर मामला थोड़ा सा सॉल्व कर दो। लेकिन आज के टाइम पर ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा रेशियल प्रोफाइलिंग फेस कर रही हैं। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही हैं।
तो वही यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन इस आर्टिकल के अंदर यही लिया गया है, व्हाई डिड दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज अराइव इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये कम्युनिटीज़ क्यों आई हैं, इसका आंसर आप लोग को पता चल चुका है, नीचे लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो चकमा कम्युनिटी है, हजोंग कम्युनिटी है, पहले बांग्लादेश में रहा करती थी। इंडिया इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको भारत आना पड़ा। ठीक है, ये कहाँ पे सेटल हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेटल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम पर इनको रीलोकेट करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर चाहता है कि इनको हटाकर दूसरी जगह पर लोकेट कर दिया जाए, इसको कहते हैं रीलोकेट करना, है ना। तो ऐसा क्यों चाहता है अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि इन कम्युनिटीज़ की जो संख्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हमारा जो 2011 का सेंसस है, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि रेगुलरली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। कोई रिपोर्ट्स बताती है 65,000 के आसपास पॉपुलेशन है, कोई बताता है 60,500 के आसपास है, मतलब 65,000 के आसपास की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन इनकी रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकल पीपल हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग इनको रीलोकेट करना चाहते हैं, दूसरी जगह पर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं। तो आप कह सकते हो अपने आप में यही जो चक्कर है, इसी की वजह से काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो कम्युनिटीज़ है काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम पर फेस कर रही हैं, ये भी बताया जा रहा है। इनफैक्ट हालांकि इनको सिटीजनशिप देने के बारे में चर्चा बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई सिटीजनशिप दी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस आर्टिकल को द जिस्ट में भी देख सकते हो, मतलब इतने से 3 पैरा में आर्टिकल कवर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश से क्यों डिस्प्लेस हुए थे, कप्ताई डैम, कर्नाफुली रिवर, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को दिखाई दी हैं। एग्जैक्टली क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। नवंबर 2021 की बात है, एक लेटर इशू किया गया स्पेशल सेंसस को लेकर कि स्पेशल सेंसस किया जाएगा चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ को लेकर, जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ आज के टाइम पर रह रही हैं, इनके रिगार्डिंग इनकी एक जनगणना की जाएगी, इनकी पॉपुलेशन के बारे में पता लगाया जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो चकमा ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है, ये जो सेंसस है यहाँ पर एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रति काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ पर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, जो इंडिया के अंदर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे प्रति किया जा रहा है, ऐसा इन कम्युनिटीज़ का कहना है। तो ऐसा ना किया जाए, ऐसा इन कम्युनिटीज़ का आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका है, एग्जैक्टली क्या क्या इशू देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पर। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल पर आज हमारे पास 2 पर्टिकुलर आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, बात की गई है इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल है, इसको हम लोग कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने की काफ़ी तक आवश्यकता भी है। तो इंडिया के फूड प्रोसेसिंग के बारे में चर्चा की जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, ये बात करता है टैक्सिंग ड्रामा को लेकर। अभी हमने देखा केर्न एनर्जी के साथ क्या टैक्सिंग ड्रामा हो रहा है, इसको भी हम लोग एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इस इशू के बारे में समझा देता हूँ। अच्छा, हमने जो आज का थंबनेल लगा रखा है, उस थंबनेल के रिगार्डिंग एक आर्टिकल में लेकर आया था कि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट कट डाउन करी है, लेकिन वो आर्टिकल मैं पता नहीं लेके नहीं आ पाया आज। तो थंबनेल मैंने इकोनॉमी का बना तो लिया था, चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमी के आर्टिकल हमने पढ़े तो हैं, तो इकोनॉमी का थंबनेल हमने क्रिएट कर रखा है। अब देखो आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया, पहले मैं आपको इशू समझाता हूँ आखिरकार इस आर्टिकल का इशू क्या है। देखो ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से इसको रिलेट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। इस एडिटोरियल को न्यूज़ में क्यों लाया गया? अभी हाल ही में जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव किया है, और वो स्कीम कौन सी है? वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मकसद ये होता है, जो हमारी सरकार स्कीम चलाती है, कि आप प्रोडक्शन करो और उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। मतलब एक तरीके से सरकार प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है, कुछ मनी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि यहाँ पर इन कंपनीज़ को ये सपोर्ट मिलता है। अब बोला क्या है, जो ये पीएलआई स्कीम है, इस पीएलआई स्कीम को हम लोग किसके लिए लेकर आए हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए लेकर आए हैं। और कितना पैसा खर्च करने के बारे में चर्चा की गई थी? लगभग 10,900 करोड़, 10,900 करोड़ रुपए खर्चेंगे हम लोग फूड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इतना पैसा खर्चेंगे और इतना पैसा हम लोग एज अ इंसेंटिव देने वाले हैं। तो इसको लेकर चर्चा हाल ही में की गई थी, सरकार यहाँ पर ये आप कह सकते हो रिपोर्ट लेकर आई थी। ठीक है, अब होता क्या है, पहले आपको यहाँ पर समझाया गया पीएलआई स्कीम क्या होती है। अगर हम बात करें पीएलआई स्कीम के अंदर, तो पीएलआई स्कीम का मेन मकसद होता है कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सको। मैंने आपको बताया ना, आप पैसा इसलिए दे रहे हो ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सको। तो इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पीएलआई स्कीम को लगाते हैं। अब पीएलआई स्कीम से क्या होगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी,
तो इससे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद कंजम्पशन भी बढ़ा लेंगे, प्लस जो बचेगा उसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। अब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी, प्लस कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो कंट्रीज से हम लोग सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी कट डाउन हो जाता है। तो अगेन हम लोग को यहाँ पे भी फायदा देखने को मिलता है पीएलआई स्कीम का। क्लियर हुआ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। ये पीएलआई स्कीम को साल 2020 के अंदर लेकर आए और पीएलआई स्कीम का मेन मकसद था कि कंपनीज को इंसेंटिव दी जाए कि कंपनी अपने सेल को बढ़ाए, ठीक है। कंपनीज को इंसेंटिव इसलिए दिया जाए ताकि कंपनी अपने सेल को बढ़ा सके। अब प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, बेचेंगे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है फ़ायदा होगा। और फिर यहाँ पर सरकार भी एक सपोर्ट दे रही है कि आप लोग करो काम, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। इसी को हम लोग पीएलआई स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑथर ने मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट करते हैं। तो फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करने के साथ साथ इंडिया के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर बात ये देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। और एक बात और ध्यान रखना, क्या ये पीएलआई स्कीम सिर्फ फूड के लिए है? ऐसा नहीं है। देखो पीएलआई स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के लिए हम लोग लेकर आते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड, केमिकल, सेल, टेक्सटाइल, सभी जगह के लिए यहाँ पर पीएलआई को लाया गया था। ये आपको पता होगा टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम को लाया गया था, ऑटोमोबाइल के लिए पीएलआई स्कीम को लाया गया है। मतलब इनका प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन के बदले में सरकार पैसा दे। नाउ क्वेश्चन ये है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ना अभी जो ये फूड प्रोसेसिंग वाला है, आप देख पाओगे फूड प्रोसेसिंग के लिए पीएलआई स्कीम को सरकार ने जारी किया है, उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन के अंदर आएँ, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कोई हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फूड प्रोडक्शन के अंदर या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई ऐसी पोजीशन देखने को मिलेगी नहीं। तो हम ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, वो हमारा मेन मकसद है। प्लस इंडियन ब्रांड्स को हम लोग लेकर आए इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे आपको पता होगा टेक्सटाइल के मामले में जो हमारा कपड़ा उद्योग है उसके मामले में भी सरकार ने पीएलआई स्कीम को जारी किया है। पीएलआई स्कीम को सरकार ने यहाँ पर जारी किया है कपड़े उद्योग में, इसलिए कि ताकि हम लोग अपना एक नया ब्रांड बना सके। जैसे कि आज के टाइम पर लिवाइस है, ब्लैकबेरीज है, बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ऐसे ब्रांड हम लोग भी कहीं ना कहीं एक ब्रांड खड़ा कर दें, तो ये मेन मकसद है हमारा। तो ब्रांड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हम लोग ये प्रोवाइड करवाएं, ये भी हमारा मेन मकसद है। प्लस उसके बाद अब क्या होगा, हमारी एक ब्रांड रहेगी, हमारा एक तरीके से पहचान रहेगी, तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो हमसे ही चीज़ों को परचेज करेंगी, तो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा। प्लस आप कह सकते हो जो ऑफ फार्म जॉब्स है वो भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, ठीक है। फार्मर्स को फ़ायदा होगा ही, ठीक है, वो लोग फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज को फायदा होगा। प्लस साथ ही साथ जब कंपनीज लगेंगी तो उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी काम करने के लिए। क्या बिना लोगों के काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ऑफ फार्म जॉब्स भी बहुत सारी निकल कर आएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी इंक्रीज होंगी। तो फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा है यहाँ पर बेसिकली पीएलआई स्कीम को लेकर, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फीचर क्या है, तो इसके फीचर यह है कि हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करेंगे फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ताकि यहाँ पर क्या हो, हम लोग सेल को अपना बढ़ा सकें। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा सा हम लोग मार्केट पकड़े, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा हमारा हो पाए। क्लियर हुआ। और यहाँ पर क्या बोला गया, हम लोग जो भी पैसा देने वाले हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा 4 प्रकार के फूड प्रोडक्ट, मतलब 4 प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। एक होता है रेडी टू कुक, ठीक है। रेडी टू कुक मतलब बिल्कुल पैक्ड है, आप लोगों ने डाला, मैगी डाली और बना लिया, रेडी टू कुक। एक होता है रेडी टू ईट, बिल्कुल यहाँ पर खाने लायक है, पैकेट को खोलो और तुरंत खा लो, वो होता है रेडी टू ईट, है ना। तो इन फूड्स को बनाया जाएगा। प्लस जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर आप कह सकते हो एडिटिव्स को ऐड कर देते हैं, यानी प्रोसेस कर दिया गया उसको। प्लस मैरीन प्रोडक्ट्स के अंदर आप कह सकते हो जो फिशेस वगैरह हो गई या मोज़रेला चीज़ हो गया, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने ध्यान दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हीं को इंसेंटिवाइज करने के बारे में चर्चा की गई है कि आप इनका प्रोडक्शन करो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करो, आपको बदले में पैसा मिलेगा, और इन्हीं फूड को हम लोग आगे अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। प्लस इन फूड के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी कवर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर एग्स हो गए, पोल्ट्री मीट हो गया, तो इनको भी यहाँ पर कवर किया गया है कि इनका प्रोडक्शन भी होगा, इनको भी हम लोग आगे ले जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ये कितने साल के लिए लेकर आए हम लोग, देखो इस स्कीम को आने वाले 6 साल के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। 2021-22 से लेकर 2026-27 तक यहाँ पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और इसका बेनिफिट बहुत निकल कर आने वाला है। बोला जा रहा है कि देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर ये नौकरियाँ मिल सकती हैं इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर में, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद क्या होगा, जो फूड प्रोसेसिंग एक तरीके से प्रोसेस्ड फूड को जनरेट करने की कैपेसिटी हमारी वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगी, एक्सपेंड होगी, अपने आप में फ़ायदा देखने को मिलेगा,
ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर सरकार और ही बहुत सारी स्कीम चलाती रहती है। एक का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, भी देखने को मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऐसा आप लोग देख पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि फूड क्या है, फूड यहाँ पर कनेक्ट करता है सभी लोगों को, ट्रेडिशंस को। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो हमारा पास्ट रहा हो चाहे वो फ्यूचर रहा हो, फूड हमेशा रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पर चैलेंज आज के टाइम पर काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पर क्या है, इन्हीं चैलेंज को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर PLI स्कीम को जारी किया। यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो सेल को बढ़ाया जाएगा, 10,900 करोड़ रुपये की स्कीम को जारी किया गया। मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 10,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और एक तरीके से ये हम लोग पैसा प्रोवाइड करवाने वाले हैं कंपनीज़ को, और वो कंपनीज़ यहाँ पर अपनी सेल को बढ़ाएंगी। अब डेफिनेटली उन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, बेनिफिशियरीज़ को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले अपने कंपनीज़ के अंदर, उसके बाद हम लोग उनको वो पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर सकते हैं बड़े बड़े टॉप के राज्यों के ऊपर। आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, ये टॉप के स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर आप कह सकते हो, जब इनकी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर जो इनकी रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो इन स्टेट्स को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन स्टेट्स को चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाए और यहीं से आप कह सकते हो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। तो इन स्टेट्स का मामला काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, कहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, प्रॉफिट इतना जनरेट नहीं होता। इसी वजह से तो यहाँ पर PLI स्कीम को लाया गया है कि PLI स्कीम यहाँ पर सपोर्ट करेगी, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएगी। ब्रांड बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग अप्रोच करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ को, जैसे यूरोप को अप्रोच करेंगे, एशिया, अफ्रीका, ओशनिया, जापान, सभी कंट्रीज़ तक हम लोग पहुँचने वाले अपने प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे, जो भी मैंने आपको बातें बता दी हैं वो सारी बातें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप आप लोग एक एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टैक्सिंग ड्रामा करके आर्टिकल दिया गया है। बोला गया जो हमारी केंद्र सरकार है उसको ये रेट्रोएक्टिव जो ये टैक्सेशन है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको इस डिस्प्यूट को ख़त्म करो मामला और एक नया सिस्टम चालू करो। हुआ क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, एक कंपनी है केन एनर्जी नाम की, ठीक है, उसका विवाद रहता है भारत के साथ। ये केस क्या है, देखो, केन एनर्जी ने भारत सरकार को एक तरीके से चैलेंज किया, इनको हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर भी घसीटा। ठीक है। और जहाँ पर इंडिया ये केस हारा भी, ये सारा केस यहाँ पर केन एनर्जी के फेवर में गया था, जहाँ पर भारत को काफ़ी सारा पैसा चुकाना है आज के टाइम पर। ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे ना। ये वाला पिक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है। केन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनवरी 2007 की बात है। ठीक है। छोड़ो इस वाले पिक्चर को, नहीं, इस वाले पिक्चर को देखो। एक और पिक्चर यार मैंने लगा रखा है, एक सेकंड। हाँ, ये वाला पिक्चर देखते हैं, इस पे भी इस पे अभी आएंगे यार। एक पिक्चर और मैंने लगा रखा था यार, मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ गया वो। हाँ चलो इसी से ही देख लेते हैं यार, कोई सा भी देख लो यार। ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। 2004-5 में यहाँ पर ये जो केन एनर्जी कंपनी है भारत आती है, एक ब्रिटिशर्स की कंपनी है, देखने को मिलेगी। फिर क्या होता है, जनवरी 2007 की बात है, जो ये केन एनर्जी है ये लिस्ट कर जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है। दिसंबर 2011 में जो वेदांता है वो यहाँ पर इसको खरीद लेता है, 58.5% तक यहाँ पर इसको एक्विजिशन कर लेता है, इसको खरीद लेता है। ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। 2007 2011 आराम से कंपनी अपना काम कर रही है। लेकिन होता क्या है, 2012 में सरकार एक नया, आप कह सकते हो उनके लिए सरप्राइज लेकर आती है। सरप्राइज क्या होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अंदर एक बदलाव किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर पहली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब है कि पिछला टैक्स लेना। मतलब कि आप कह सकते हो कंपनी मान लो 2005 के अंदर केन एनर्जी भारत के अंदर आई, भारत के अंदर काम कर रही थी। अब 2005 से लेकर 2012 तक इन्होंने खूब काम किया, लेकिन 2012 में अचानक से सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेकर आती है। सरकार बोलती है अब आप टैक्स दोगे, कंपनी ने बोला ठीक है, आज से टैक्स ले लो हमारा, आने वाले टाइम पर हम टैक्स देंगे, सब टैक्स देंगे, हम भी टैक्स दे देंगे। लेकिन कंपनी ने बोला, हमारी सरकार ने बोला ऐसे नहीं, ये टैक्स कौन सा, ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये आज से लागू नहीं होगा, ये पिछला टैक्स भी लिया जाएगा। कब आए थे आप कंपनी ये इंडिया के अंदर, 2005 में। 2005 से लेकर 2012 तक कितना समय हो चुका, काफ़ी समय हो चुका। तो इस बीच का टैक्स भी आप पे करोगे। इसी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, कि जो पिछला टैक्सेशन है, पिछला टैक्स वो भी लिया जाएगा। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बात ये सही नहीं लगी है, मतलब अगर आप देखो ना लॉजिकली भी, तो ये टैक्सेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप पिछला टैक्स ले रहे हो जहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर चुकी है। तो इसी चक्कर में ये केन एनर्जी काफ़ी फंसा।
केन एनर्जी से मांगे गए बहुत सारे पैसे, मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे मांगे गए कि भाई आपका इतना टैक्स है, आप इतना टैक्स चुकाओ। ठीक है, तो ये मामला उठा। मैंने आपको बताया कि 2012 में ये टैक्सेशन का सिस्टम आता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर मांग करता है कुछ इन्फॉर्मेशन की केन एनर्जी के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आप यहाँ पर टैक्सेशन वगैरह दोगे, ये सारा टैक्स पे करोगे, ये सब कुछ होता है। 2015 में क्या होता है, जो केन एनर्जी है, ठीक है, उसको यहाँ पर एक ड्राफ्ट असेसमेंट मिलता है आईटी डिपार्टमेंट की साइड से, और बोलता है कि भाई यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट मांग करता है 10,247 करोड़ रुपए का, मतलब इतना टैक्स यहाँ पर आपको देना है। तो मतलब केन एनर्जी के ऊपर आप कह सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा 10,247 करोड़ रुपए का यहाँ पर टैक्स लगाया गया। अब जैसे ये मामला आता है आगे, जो केन एनर्जी को भागा भागा पहुंचता है आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर कि भाई हमें यहाँ पर ये देखो हमारे ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, अगर आज से चार्ज कर लें, आने वाले टाइम में चार्ज करें तो हम लोग पे भी करेंगे, लेकिन ये पिछला टैक्स चार्ज कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग है नहीं। तो ये मामला पहुंचता है आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर, और उस आर्बिट्रेशन कोर्ट का डिसीजन आता है 23 दिसंबर 2020 में। ठीक है, और वहाँ पर केन एनर्जी जीत जाता है, मतलब केन एनर्जी के फेवर में एक केस आता है, और यहाँ पे बोला गया भारत से कि भारत अब इनको पैसा पे करेगा। ठीक है, भारत उल्टा यहाँ पर इनको पैसा देने वाला है। ठीक है, तो फर्म आज के टाइम पर जो एक तरीके से केन एनर्जी, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, कैप्रिकॉन एनर्जी कर दिया है। तो कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पर आज के टाइम पर चाह रही है कि इनको वापस से पैसा मिले, एक तरीके से जो भी पैसा मिलना है सरकार से 7,900 करोड़ रुपये मिलने हैं, ये यहाँ पर पैसा मिलना चाहिए इन कंपनीज़ को। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। बाकी पूरा इशू क्या था मैंने आपको बता दिया, 2006 2005 से लेकर 2020 तक की कहानी सुनाई गई है। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि क्या क्या हुआ, कितना पैसा यहाँ पर मांगा गया, कितना कितना टैक्स चार्ज किया गया, सब कुछ मैंने आपको एक एक बात अच्छे से बता दी है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मुद्दा क्या हुआ। इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया जो हमारी केंद्र सरकार है उसको ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का डिस्प्यूट कम कर देना चाहिए, इसको खत्म करो यार, इसको कंक्लूड करो। कितना लंबे समय से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ठीक है, और अपने आप में जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम है अपने आप में कंटेंशियस है, ये अपने आप में इशू, अपने आप में विवाद ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि इंडिया को, आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर ये बुलाया गया और ये सब कुछ देखने को मिला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ये आर्टिकल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ, केन एनर्जी के जो के साथ केस हुआ है ना, वैसे ही वोडाफोन वाला हुआ था, है ना, आपको पता होगा। केन एनर्जी आर्बिट्रेशन में कोर्ट में पहुंचा था, इंडिया के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स गई थी, और उसी प्रकार से वोडाफोन भी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को लेकर गया, और वहाँ पर भी वोडाफोन जीत गया, मतलब दोनों ही केस के अंदर भारत हार चुका था। तो आप देख पाओगे इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, जब आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो। और आपको पता होगा रिसेंटली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटाने के बारे में चर्चा की गई। सरकार यहाँ पर अब ये टैक्सेशन को सही से लागू करेगी, मतलब जो पिछला टैक्स लिया जा रहा था वो पिछला टैक्स अब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सरकार ने बोला। इनफैक्ट यहाँ पे शायद ये बोला था कि जो 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आया था, तो अगर कोई कंपनी 2005 में आई है तो 2005 से 2012 का टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2012 से लिया जाएगा, शायद ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल इतना ज़रूर ध्यान रख सकते हो, जो भी इशू है मैंने आप लोगों को बता दिया। टैक्सिंग ड्रामा, टैक्स का ड्रामा क्या चल रहा है, उस ड्रामे को यहाँ पर ऑथर समझाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और थी, मैंने आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। वो ये था परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट के बारे में, जरूर जान लेना है। इस कोर्ट के अंदर ये लोग गए थे। देखो, इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1899 में। इस कोर्ट का हेडक्वार्टर आपको द हेग नेदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, जरूर ध्यान रखना। इस कोर्ट का मेन पर्पज़ है यही, इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को देखना। ठीक है, इंटरनेशनल जो यहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इन डिस्प्यूट्स को जो भी एक तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर डिस्प्यूट्स को देखता है। ठीक है, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको देखता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, एक मेंबर ऑफ द कोर्ट होता है, एक इंटरनेशनल ब्यूरो होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रख सकते हो। बाकी आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी, रेलवे, ये जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस हेडक्वार्टर को लेकर। तो हेडक्वार्टर जरूर ध्यान रखना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। हाँ, एट द लास्ट यहाँ पर एक आर्टिकल जरूर ले जाएगा। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर आपको इसको नहीं पढ़ना है, तमिलनाडु के बारे में चर्चा करा है, तमिलनाडु के पब्लिक हेल्थ के बारे में, तो उसको आप लोग स्किप करना। यहाँ पे एक आर्टिकल है होलोकॉस्ट को लेकर। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। इस आर्टिकल को मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इस आर्टिकल को मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो चर्चा क्या है ना, 27 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं एक तरीके से, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं आपके साथ कल यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन होलोकॉस्ट क्या है प्रोवाइड करवा दूंगा। होलोकॉस्ट बेसिकली वही आप देखने को मिलेगा, बहुत सारा एक तरीके से मतलब बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, भेदभाव देखने को मिला, वॉयलेशन देखने को मिला, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डेफिनेटली कवर कर ही ली हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।